गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम क्लास 10 के बच्चों के लिए सैम्पल पेपर आपका जो देखेंगे, हिंदी सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर है। और हम खंड खा ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम सेक्शन खंड खा करेंगे। मैं पार्ट में इसमें बनाती हूँ जिससे आप बोर ना हो और अच्छे से आपको समझ आ जाए। 2 पार्ट ही वीडियो की होगी। खंड का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम खंड खा करेंगे, सेक्शन बी। तो सेक्शन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा लिखना होता है। वो जो सेक्शन ए होता है वो आपका 40 नंबर का होता है और सेक्शन बी भी आपका 40 नंबर का होता है। बट वो सारा एमसीक्यू आपको टिक मार्क का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको लिखना होता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो 11th क्वेश्चन है, 4 प्रश्न है पर आपको केवल 3 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। मैं आपको चारों कराऊंगी या 25 से 30 शब्दों में, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आपको ये शब्द करने हैं। तो पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि चश्मे वाला नेताजी के प्रति अगाध श्रद्धा भाव रखता था। वह एक सच्चा देशभक्त था और अन्य देशभक्तों को सम्मान देता था। दूसरा प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो जो बाल गोविंद भगत थे वो बेटा पतोहू से युक्त परिवार था उनका। खेतीबाड़ी और साफ सुथरा मकान रखने वाले गृहस्थ थे, फिर भी उनका आचरण साधुओं जैसा था। वह सदैव खरी बातें कहते थे। वह कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, असत्य नहीं बोलते थे। वह व्यर्थ में किसी से झगड़ा नहीं करते थे। वह अत्यंत साधारण वेशभूषा में रहते थे, यानी वह एकदम सिंपल कपड़े पहनते थे। और अपनी उपज यानी कबीर पंथी मठ पर अब चढ़ावे के रूप में बैठे देते थे। वहाँ से जो जो भी उनकी कमाई वमाई होती वो कबीर पंथी के चढ़ावे में देते थे। वहाँ से जो कुछ प्रसाद मिलता उसी से वह परिवार का निवारण करते थे। इस प्रकार से वह व्यवहार के कारण लोग उन्हें साधु कहते थे। तीसरा प्रश्न है, लेखक अपनी आदत के अनुसार नवाब साहब के विषय में क्या सोचने लगा? तो लेखक अपनी आदत के अनुसार नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण उनके बारे में सोचने लगा। उसने सोचा कि नवाब साहब ने एकदम अकेले यात्रा करने का अनुमान लगाते हुए 2nd क्लास का टिकट लिया होगा। अकेले यात्रा का समय काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, परंतु अब लेखक जैसे भद्र व्यक्ति के सामने खीरा खाने में उन्हें संकोच हो रहा है। चौथा प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए इस धरती पर सबसे बड़ी जन्नत कहाँ पर है? तो काशी है उनके लिए। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इस धरती पर शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है। उन्हें काशी से बहुत लगाव है। वह काशी जहाँ गंगा मैया है, बाबा विश्वनाथ है, बालाजी मंदिर, वह उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहते। उनका मानना है कि जिस ज़मीन में उन्हें तालीम दी है, जहाँ उन्हें अदब मिला, उससे बढ़कर उनके लिए कोई और अलग स्थान नहीं है। 12वां जो प्रश्न है, इसमें आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे पर आपको केवल 4 प्रश्न ही दिए जाएंगे पर आपको केवल 3 ही प्रश्न करने हैं 25 से 30 शब्दों में, और ये आपके पोएम के क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की तिरकन का। तो इसमें है जो कवि है वो कहना चाहते हैं कि फसलों का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता। सूर्य की किरणों के रूपांतर के फलस्वरूप ही फसल अस्तित्व में आते हैं। आशय यह है कि फसल सूर्य की ऊष्मा हवा प्राप्त करके लहराती है, जिसमें किसान की मेहनत भी छुपी रहती है। दूसरा प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता कौन है और ये किस ग्रंथ से लिया गया और इस पाठ का प्रतिपाद्य क्या है? तो जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इसका रचयिता तुलसीदास जी है और ये रामचरितमानस ग्रंथ से लिया है। और इस ग्रंथ में श्री राम के जीवन में सुंदर आदर्श झांकी प्रस्तुत की गई है। तीसरा प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता के अनुसार प्रकृति की शोभा का वर्णन कीजिए। तो अट नहीं रही कविता में कवि ने वसंत में प्रकृति की शोभा का मनोहरी चित्रण किया है। इस ऋतु में सुंदरता प्रकृति के कण कण में समा गई है। प्रकृति के कोने कोने में अनूठी सी सुंदर जो सुगंध है वो बढ़ जाती है, जिससे कवि की कल्पना ऊंची उड़ान लेने लगती है। चाका प्रकृति की सुंदरता से जो आँखें वो नहीं हट रही हैं। नैसर्गिक सौंदर्य के प्रति बंधा सा जो हो जाता है। जगह जगह रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों की शोभा प्रतीत होती है। अब मैं आपको लग रहा हो कि मैं वर्ड टू वर्ड आंसर पढ़ रही हूँ, तो ऐसा इसलिए मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि आप वर्ड टू वर्ड ही आपको आंसर लिखना होता है। और आपको हिंदी में ना यही देखा जाता है कि आप हिंदी अपनी बुक की लैंग्वेज में जो आंसर करते हैं ना, वही आपका करेक्ट माना जाता है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में। तो आप जब ऐसे शब्द का उपयोग करेंगे तभी आपका आंसर सही माना जाएगा, इसलिए आप वर्ड टू वर्ड पढ़िएगा।
चौथा प्रश्न है, तीन ही करने थे पर संगतकार में त्याग की उत्कृष्ट भावना भरी है, पृष्ठ भीजिए। यानी जो संगतकार हैं उन्होंने त्याग करा है, उनकी त्याग की भावना आपको दिखाई देती है, आपको बताना है कैसे। तो संगतकार जो व्यक्ति हैं वो कदम कदम पर मुख्य गायक की सहायता करते हैं, किंतु वह अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ज़्यादा, जो मेन गायक होता है उसके स्वर से ज़्यादा नहीं होने देते, प्रभावपूर्ण नहीं होने देते। वह गायन का संपूर्ण श्रेय मुख्य गायक को देते हैं। वह नींव की ईंट की भांति होते हैं जो अपना अस्तित्व रखती है पर लगाकर त्याग की उत्कृष्ट भावना का परिचय देते हैं। यानी वो ईंट की तरह है, मकान पूरा दीवार को देखा जाता है पर ईंट बना तो वो ईंटों से ही है ना। अब यहाँ पे आपकी जो पाठ्यपुस्तक कृतिका है उसके आधार पर 3 प्रश्न दिए गए पर आपको केवल 2 करने हैं और 50 से 60 शब्दों में आंसर करना है। जो माता का अंचल चैप्टर है आपका, पाठ में माता पिता का आपको बच्चे के प्रति जो वात्सल्य प्रयुक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो माता पिता अपने बच्चे भोलानाथ को अत्यधिक प्रेम करते हैं। जो पिता हैं वो सवेरे उठकर बालक भोलानाथ को अपने आप उठाकर उसे नहा लाकर तिलक कर करके पूजा पर बिठाते हैं। भोलानाथ को गंगा किनारे अपने कंधे पर बिठाकर खिलौने ले जाते थे। कभी कभी उसको रिझाने के लिए उसके साथ कुश्ती भी करते। खाना खिलाते समय माता तरह तरह की कहानियाँ सुनाती ताकि भोलानाथ अधिक खाना खा ले। सांप दिखने पर जब भोलानाथ बेतहाशा भागकर माँ की गोद में आ छिपता तो माँ का चिंतित होना उसके वात्सल्य प्रेम को दर्शाता है। फिर है दूसरा प्रश्न, मैं क्यों लिखता हूँ, ये प्रश्न बड़ा सरल है, जान पढ़ते हुए भी कठिन क्यों है। तो मैं क्यों लिखता हूँ ये प्रश्न बड़ा सरल लगता है लेकिन ये प्रश्न बड़ा कठिन है क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों के संबंध रखता है। आंतरिक जीवन के स्तरों को संक्षेप में कुछ वाक्य बांधकर प्रस्तुत कर देना आसान नहीं, केवल इतना संभव है कि कुछ विषय को व्यक्त किया कर दिया गया है, अतः यह प्रश्न कठिन है। तीसरा प्रश्न है, जितेंद्र नारगेन की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करके आपको एक कुशल गाइड के क्या गुण होते हैं वो बताने। तो जितेंद्र नारगे कुशल गाइड के सभी गुण विद्यमान हैं, जिसमें सबसे बड़ा गुण होता है कि वह ड्राइवर कम गाइड ज़्यादा होता है। ये आवश्यकता पड़ने पर ड्राइवर की भूमिका बड़ी आसानी से निभा सकते हैं। एक कुशल गाइड को अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की जानकारी के साथ साथ महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक स्थानों तथा उससे बड़े रोचक प्रसंगों की बारीक जानकारी होनी चाहिए। कुशल गाइड में सहनशीलता होनी चाहिए। उसे गीत संगीत में भी रुचि होनी चाहिए जिससे वह पर्यटकों का मनोरंजन कर सके। कुशल गाइड में जो मानवीय संवेदनाओं को समझने की शक्ति और वाक्चातुर्य होने का गुण भी होना चाहिए। वह अपने अपनत्व की भावना होनी चाहिए और एक कुशल गाइड का मृदुभाषी होना भी अत्यंत आवश्यक है। अब यहाँ पे आपके प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। 14 क्वेश्चन आपका अनुच्छेद लिखना है 120 शब्दों में। 3 विषय दिए जाएंगे पर आपको केवल एक पर मैं अभी आपको तीनों विषय पर करवाऊंगी। बस्ते का बढ़ता बोझ आपको इस पर लिखना है। पाठ्य पुस्तक में पुस्तकों की बढ़ती संख्या, गृह कार्य, कक्षा का कार्य, नियंत्रण आवश्यक है, बाजार द्वारा लूटा का रूप। आपको ये चारों चीज़ें इसके अंदर आ रही है पर ये मेंशन नहीं करनी कि आप इसके बारे में लिख रहे हैं। आपको पैराग्राफ के अंदर ही ऐसा बता देना है कि इसके बारे में भी आ जाए, उसे ही हम अनुच्छेद कहते हैं और 120 शब्दों में लिखना है। तो बस्ते का बढ़ता बोझ आप लिखेंगे। आपकी जो स्टार्टिंग की लाइन होती है और एंडिंग की लाइन वही आकर्षित होनी चाहिए। आज पाठ्यक्रम से कुछ तो निर्धारित पाठ्य पुस्तकों की संख्या बढ़ रही है तो कुछ सहायक पुस्तकों की। इससे बच्चों की बस्ते का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। पुस्तकों को आकर्षक बनाने के लिए मोटे कागजों का प्रयोग किया जाता है। इनके ऊपर यदि मोटी बाइंडिंग करा दी जाए तो पुस्तकों का वजन और भी बढ़ जाता है। इससे बच्चे बस्ते की बोझ में दबे हुए नजर आते हैं। छात्रों के बस्ते के बढ़ते बोझ पर नियंत्रण लाना आवश्यक है क्योंकि इस बोझ का संबंध उनके स्वास्थ्य से है। बस्ते के बोझ से छात्र सीधे नहीं चल पाते जिससे उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है। यही नहीं मतलब उनके खेलने कूदने का समय भी छिन जाता है। एक स्वस्थ बच्चा ही भविष्य में स्वस्थ नागरिक बनेगा। इसके लिए मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी ज़रूरी है। अतः यह आवश्यक है कि छात्रों के बस्ते का बोझ कम किया जाए जिससे छात्रों की पढ़ाई को बोझ नहीं लगे और वे खेल कूदने का भी समय मिलेगा। नेक्स्ट है समाज और कुप्रथाएं। समाज में जो कुप्रथाएं हैं उनके बारे में बताना है आपको। समाज विरोधी तत्व और उसकी कुप्रथाएं बतानी है। समाज की स्थापना और कुप्रथाएं सामाजिक जीवन की बेड़ियां हैं वो आपको बताना है। तो समाज और कुप्रथाएं के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले, आज व्यक्ति जो कुछ भी है वह समाज के कारण है। बिना समाज के व्यक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सभ्यता, संस्कृति, भाषा आदि वह समाज की देन है।
समाज में फैली हुई कुरीतियाँ भी समाज के विकार के कारण, यानी समाज में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसकी कुरीतियाँ यानी गलत रीतियों के कारण होती है। कुरीतियाँ या कुप्रथाओं को हवा देने का कार्य धर्म के पुरोधाओं ने शुरू किया। यानी जो कुप्रथाएं हैं, जैसे लाइक सती प्रथा, जिसमें सती प्रथा में क्या होता है, जिसमें अगर पति मर जाता है तो पत्नी को भी जला दिया जाता है, ये होती है सती प्रथा। पर यह अंत हो चुका है इसका। तो ये सब कौन फैलाता है? पंडित वगैरह, जो पुरोधा, जो धर्म के एकदम सबसे बड़े लोग होते हैं, वही सब फैलाते हैं ये सब। तो ये धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाने लगे हैं, परस्पर भेदभाव की दीवार खड़ी करके मानव को समाज विरोधी बनाने में सफल हुए हैं। यानी समाज में इन्होंने बहुत सारा अंधविश्वास फैलाया है। विधवाओं को अपेक्षित जीवन जीना पड़ता है, वह श्रृंगार नहीं कर सकती, साधारण कपड़े पहनती हैं थी। श्राद्ध, कम, मृत्यु भोज, सती प्रथा, घूंघट प्रथा, स्त्रियों को शिक्षित ना होने देना, जादू टोना, शकुन अपशकुन, ये सारी कुप्रथाएं तो हैं। विचार आदि अनेक ऐसी कुप्रथाएं जो समाज को निरंतर तोड़ रही हैं। ये सब हमारी भयत्रस्त मनोवृत्ति का परिणाम है। ऐसी कुप्रथाएं जो जीवन को आगे बढ़ने से रोकती हैं, हमें त्याग देनी चाहिए। कुप्रथाओं के विरोध में जो संस्थाएं काम कर रही हैं, इस दिशा में सबका एकजुट प्रयास करना चाहिए और कुप्रथाओं को डटकर विरोध करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, मुसीबत में ही मित्र की परख होती है। यानी विपत्ति को जो आपने मैंने इससे लास्ट आपको एग्जाम्पल पेपर में भी पढ़ाया था, यानी मुसीबत में मित्र की परख होती है, वही हमें देखना है, जिसमें जीवन में आपको मित्र की आवश्यकता बतानी है, जीवन संग्राम में मित्र महत्वपूर्ण कैसे होता है, और सच्चे मित्र की परख कैसे होगी, और चुनाव कैसे होगा, और सच्चे मित्र के मिलने के सौभाग्य की बात है, वो भी आपको बताना है। तो मुसीबत में ही मित्र की परख होती है, इसमें आपको लिखना है, हम सब ये जानते हैं, सभी जानते हैं कि जीवन एक संग्राम है, इससे समय समय की तरह तरह की विपत्तियाँ आती हैं। उन विपत्तियों में हमें परम सहायक मित्र की आवश्यकता होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो ना मित्र दुख होई दुखारी, तिनती विलोकत पातक भारी। अगर आपको ये अगर कुछ याद नहीं भी आ रहा ना पेपर के टाइम पे, तो ये लिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप इससे आकर्षित लगता है, पर आपको नहीं आ रहा तो आपको ज़बरदस्ती नहीं है। तो मित्रों का चयन हमारी बाहरी चमक दमक या धन दौलत से वाकपटुता से नहीं करना चाहिए। मित्र स्वार्थ सिद्ध करने वाला ना होकर हमारी भावनाओं को समझने वाला, सच्चरित्र, विनम्र और परोपकारी होना चाहिए। विश्वास पात्र मित्र को पा लेना बहुत बड़ी सफलता है। सच्चा मित्र हमारा हितैषी होता है, हमें सन्मार्ग यानी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, दोषों से हमारी रक्षा करता है और निराशा में उत्साह देता है। मित्र के सुख और सौभाग्य की चिंता करने वाला सच्चा मित्र बड़े भाग्य से मिलता है। किसी ने ठीक ही कहा है, सच्चा प्रेम दुर्लभ है, सच्ची मित्रता उससे भी दुर्लभ है। यानी सच्चा प्रेम मिलना तो बहुत मुश्किल की बात है, पर सच्चा मित्र मिलना उससे भी मुश्किल की बात है। 15 क्वेश्चन है, आपको पत्र लिखना है, जो कि आपको ये पत्र औपचारिक पत्र और ये नीचे वाला आपका अनौपचारिक पत्र। तो सबसे पहले हम औपचारिक पत्र देखते हैं। क्वेश्चन है, आप नरेला नई बस्ती के ही सचिव हैं, कन्या भ्रूण हत्या नारी समगरिमा पर प्रहार है। इस बात की ओर संकेत करते हुए आपको स्थानीय अस्पताल के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए कड़े कदम उठाने का निवेदन करते हुए आपको लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है। तो आप लिखेंगे, जो कन्या भ्रूण हत्या यानी जो लड़की गर्ल पैदा होती है तो उसकी हत्या कर देते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। प्रेषक परीक्षा भवन, और आप सत्यवादी चिकित्सालय लिखेंगे, नरेला नई बस्ती, दिल्ली मान्यवर। फिर यहाँ पर लिखेंगे आप, मैं नरेला निवासी आपका पिछले कुछ समय से कन्या भ्रूण हत्या में हो रही वृद्धि की ओर दिलाना चाहता हूँ। भारत में एक समस्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है, जो नारी गरिमा पर एक प्रहार है। ये कैसी विडम्बना है, यानी ये कैसी प्रॉब्लम है, जो नारी नर की जननी है, फिर भी मतलब जो नारी नर को पैदा करती है, यानी जो लड़की लड़के को पैदा करती है, फिर भी पुरुष उसे जन्म ही नहीं लेने देते, यानी फिर भी लड़के उन्हें लड़की को पैदा नहीं होने देते। यानी आप अपनी, अगर कोई लड़का देख रहा है तो आप अपनी माँ से ही तो आए हैं, तो आप अपनी बीवी को कैसे बोल सकते हैं कि बेटी ना हो। तो ये ऐसा प्रॉब्लम होती है।
तो एक तरफ धार्मिक रूप से हम नारी की दुर्गा के रूप में पूजा तो करते हैं और दूसरी तरफ हम उसे घर में मार देते हैं। यानी हम ना पूजा करने हैं तो कन्या खिलाते हैं, तो कन्या में क्या दुर्गा माता की पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता को बुलाते हैं घर में, पर दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, अपने पेट में ही एक लड़की को मार दे रहे हैं। ये अत्यंत निंदनीय अपराध है और अब तो ये अपराध इसकी सज़ा भी मिलती है और एकदम बैन है, अब नहीं हो सकता ये। एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस अपराध को रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाएं, लोगों को जागरूक भी किया जाए। हम आपके सहयोग से हमेशा तत्पर रहेंगे। भवदेव सचिव, निर्मला अवस्थी, दिल्ली, और फ़ोन नंबर आप लिख देंगे। और अगर आपको ये नहीं करना, आपको दूसरा वाला करना है कि आप नितिन या नित्ति हैं, आपके मित्र विद्यालय की ओर विदेश जाने के लिए चुना गया है। मित्र को बधाई देते हुए आपको शुभकामनाएं देनी है और उन्हें प्रतियोगिता की तैयारी जी जान से करने के लिए प्रोत्साहित भी करना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, परीक्षा भवन दिल्ली, एड्रेस लिख लेंगे, डेट लिखेंगे और प्रियमित अतुल, अतुल को लिख रहे हैं, सादर नमस्कार करेंगे। कल ही तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, पढ़कर अति प्रसन्नता हुई कि विद्यालय की ओर से तुम विदेश जाने के लिए चुने गए। इस बात को पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। मित्र, मैं प्रारंभ से कहता हूँ कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, यानी मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती। तुमने जी जान से पढ़ाई की थी तथा अन्य गतिविधियों में भी अपना पूर्ण समय दिया था। तुम्हारी मेहनत रंग लाई और तुम्हें विदेश जाने के लिए चुन लिया गया। अतुल, इस खुशी को प्राप्त करके आगे मेहनत करना मत भूलना, यानी इस खुशी को अपना घमंड मत बनाना। आगे भी तुम्हें मेहनत करनी है, आगे भी सभी प्रतियोगिताएं में तुम्हें सफलता प्राप्त करने हेतु अथक परिश्रम करने की आवश्यकता है। तुम्हारी मेहनत, विश्वास तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता देगी। शेष सब कुशल है, माता पिता को चरण स्पर्श कहना। तुम्हारे प्रिय मित्र मैं नितिन। तो यहाँ पे आपने पत्र लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, आप सर्वोदय बाल, यहाँ पे आपको या तो स्ववृत्त लिखना है या फिर आपको ईमेल लिखना है। तो सबसे पहले हम स्ववृत्त देखते हैं। आप सर्वोदय बाल विद्यालय, गौल मार्केट, दिल्ली में हिंदी विषय पीजीटी का पद रिक्त है, यानी इस विद्यालय में हिंदी विषय का पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर का पद खाली है, आपको यहाँ पे रिक्त यानी खाली है, जिसके लिए आप पूर्ण योग्य हैं, यानी आप इसके जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। आपको विज्ञापन के अनुसार, यानी आपको टीवी, अब विज्ञापन पढ़ के ये मत समझ लीजिएगा कि आपको विज्ञापन लिखना है। आपको विज्ञापन यानी न्यूज़पेपर के अनुसार अपनी योग्यता का विवरण प्रस्तुत करते हुए शिक्षा निदेशक को आपको पत्र लिखना है, यानी स्ववृत्त लिखना है। तो स्ववृत्त पत्र की तरह होता है, स्टार्टिंग में आपको सेवा में शिक्षा निदेशक को लिखना है और शिक्षा निदेशालय, एड्रेस जहाँ पे है वो डालेंगे। विषय क्या है, पीजीटी पद, हिंदी पद के लिए आवेदन पत्र। छोटी छोटी सी बात है, आप आवेदन पत्र लिखेंगे यानी आप उसके लिए योग्य हैं तभी आप लिख रहे हैं। यानी मुझे ज्ञात हुआ है कि सर्वोदय बाल विद्यालय, गौल मार्केट में हिंदी पीजीटी का पद रिक्त है। मैं इस पद के लिए उचित योग्यता रखता हूँ, अतः श्रीमान से निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे सर्वोदय बाल विद्यालय, गौल मार्केट में बतौर हिंदी प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति करने की कृपा करें। मेरा स्ववृत्त आवेदन पत्र के साथ संलग्न है, यानी इस आवेदन पत्र के साथ ये मेरा स्ववृत्त। नाम लिखते हैं, पिता का नाम लिखते हैं, माता का नाम लिखते हैं, जन्म तिथि लिखते हैं, वर्तमान पता और स्थायी पता भी लिखते हैं, दूरभाष यानी नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपना लिखते हैं और आपकी कितनी योग्यता है वो लिखते हैं। जैसे 10वीं मैंने 2006 में सीबीएसई बोर्ड से 72% से करी थी, 12वीं मैंने 2008 में सीबीएसई बोर्ड से 86% में करी, ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी में करी 69%, बीएड मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2012 में हिंदी 93 से करी, परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने 2014 में डीयू से करा हिंदी विषय में 79% से। और अन्य योग्यता, कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा है और हिंदी, अंग्रेज़ी, जर्मनी, स्पेनिश भाषा की जानकारी है और योगा के क्षेत्र में 6 महीने का परीक्षण है। धन्यवाद। और भवदेव और आप सुरेश ठाकुर ये लिख लेंगे। यहाँ पे आपका स्ववृत्त कंप्लीट होता है। ऐसे स्ववृत्त लिखते हैं। अगर आपको स्ववृत्त नहीं लिखना है, अगर आपको लॉन्ग लगता है तो आप ईमेल लिख सकते हैं। ईमेल में आप कैसे लिखेंगे, आप नैतिक या निष्ठा है, आपको जो नाम दिए जाते हैं आपको वही यूज़ करने होते हैं। आप अशोकनगर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, सफाई कर्मचारी अक्सर अनुपस्थित रहते हैं। नगर निगम अधिकारी को आपको इसे बताते हुए 80 शब्दों में ईमेल लिखना है। तो ईमेल में सबसे पहले फ्रॉम आता है, यानी आप किससे, आप कहाँ से भेज रहे हैं। तो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख देती हूँ। ये आप मेरा ईमेल नहीं है वैसे, AG789 कुछ भी लिख सकते हैं @gmail.com। ये आप में सबसे पहले आपको अपना लिखना होता है।
अपना ईमेल एड्रेस लिखना होता है और ये ऐसे लिखा रहता है, कुछ भी लिख दो स्टार्टिंग में और फिर आगे gmail.com लगा दो @ लिख के, जस्ट लाइक ऐसे लिखा है। और यानी यहाँ पे हम इससे जा रहा है और किसको जा रहा है, नगर निगम को gmail.com। CC आप हेल्प डेस्क को, यानी CC क्या होता है, कार्बन कॉपी। इसी पूरे ईमेल की आपकी कार्बन कॉपी लिखना ज़रूरी भी नहीं है और आपकी मर्ज़ी है, लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है, मोहल्ले की सफाई के संबंध में ये पत्र ईमेल है, नॉट पत्र, ईमेल है ये। आप ऐसे लिखेंगे, माननीय महोदय, इस ईमेल के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र अशोकनगर की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। मैं इस क्षेत्र में, बाकी पूरी बॉडी आपकी ईमेल पत्र की तरह ही होगी और ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लगभग ये हमारा 30 से 40 शब्दों में ख़त्म हो जाएगा। तो आगे आप लिखेंगे, आपकी विभाग से भेजे हुए जा चुके हैं परंतु शायद संबंधित अधिकारियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इस क्षेत्र में सफाई कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। स्थान स्थान पर कूड़े के ढेर लगे हैं। 15 दिन से सफाई कर्मचारी नहीं आए हैं। जो मोहल्ले का वातावरण है वो अत्यंत दूषित हो गया है। चारों ओर मच्छर मक्खियों का साम्राज्य पनप रहा है। दुर्गंध में उठना बैठना खाना पीना सब दुश्वार हो गया है। सड़कों नालियों का पानी आ रहा है जिससे आने जाने में भी अब असुविधा हो रही है। यदि अब सफाई नहीं हुई तो महामारी फैलने की आशंका है। अतः आपसे प्रार्थना है कि जल्द से जल्द सफाई कर्मचारी भेजने का प्रबंध करें। इसके लिए हम आपकी सदा आभारी रहेंगे। भवदे निष्ठा, जो कि लड़की है, और आप अपना एड्रेस लिख देंगे। नेक्स्ट हमें दे रखा है, आपकी बड़ी बहन ने गर्मी की छुट्टियों में नृत्य सिखाने का संस्थान पृथक केंद्र खोला है। आपको प्रचार प्रसार करना है, इसका आपको विज्ञापन तैयार करना है, यानी 60 शब्दों में। तो कथक केंद्र, यानी यहाँ पे कथक सिखा रही हूँ। खुशखबरी 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 बॉक्स के अंदर बनाएंगे। पहली बार आपके शहर में बच्चों की प्रतिभा को उभारने का अवसर, कथक केंद्र, कुछ इस टाइप हम लेते हैं ना जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं। भारतीय कला केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त, अनुभवी प्रशिक्षणों द्वारा परिक्षण, ग्रीष्मकाल का सदुपयोग कीजिए। आपकी सुविधा के अनुसार बेंच उपलब्ध, बालिकाओं के लिए महिला परिक्षण की व्यवस्था। एड्रेस लिख देंगे, मोबाइल नंबर। पहले 10 लोगों के लिए 5% की अतिरिक्त छूट, कम फीस, ये सब हम लिख सकते हैं। हम एक, क्योंकि विज्ञापन तैयार करें, एक एडवर्टाइजमेंट तैयार कर रहे हैं। अगर आपको विज्ञापन नहीं लिखना है तो आप संदेश लिख सकते हैं। संदेश में क्या होता है, संदेश आपका बहुत कम शब्दों में जो हम कुछ बात कहते हैं, यानी आपको मित्र को जन्मदिन की बधाई देनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या लिखेंगे, मित्र के जन्मदिन की। तो हम किसी को बर्थडे विश करते हैं तो हैप्पी बर्थडे, विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे, और स्टे ब्लेस्ड, और तुम जियो 1000 साल, कुछ इस टाइप भी लिखते हैं ना। तो ज़्यादा तो हम लिखते नहीं है, तो संदेश भी ना ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखा जाता। अगर, और संदेश कैसे होते हैं हमारे, अगर कोई मर जाता है और उसके याद में आने के लिए, यानी आपको बुलाया जाता है तो उसे संदेश कहा जाता है। तो ये बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। सबसे पहले डेट और इधर टाइप लिखा जाता है। और किसको लिख रहे हैं, प्रिय तनिष्क को लिख रहे हैं। जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, तुम जियो हज़ारों साल, तुम्हारे दिन हो 50,000, कुछ इस टाइप। आजकल कोरोना के चक्कर में घर से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए संदेश भेज रहा हूँ, वरना तुम्हारे घर आकर धूम मचाते, पार्टी करते। तुम भी घर पर ही रहकर कुछ अच्छे से परिवार के साथ समय व्यतीत करना, पार्टी करना। पार्टी के छायाचित्र यानी फ़ोटो मुझे भेजना मत भूलना। और तुम्हारा दोस्त सोमिल, कुछ इस टाइप आप संदेश लिख सकते हैं। बहुत इजी होता है ये, आपका 4 नंबर लेने में बहुत फ़ायदेमंद है। संदेश और विज्ञापन भी, दोनों ही आपके लिए बहुत इजी होते हैं। जो आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप क्या करते हैं, आप संदेश करते हैं या आप विज्ञापन करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पे आपका सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।